जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम अंग्रेजी में बड़ी ही आसानी से टेंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको हम प्रेजेंट टेंस को सिखाने जा रहे हैं और ये हमारा इस सीरियल का पहला पार्ट होगा और जल्दी ही आपसे हम दूसरे पार्ट को लेकर हाजिर होंगे। चलिए आज देखते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और किस तरीके से हम टेंस को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये रही हमारी स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। तो इसमें इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। When we need to express the time of an action and its degree of when we need to express the time of an action and its degree of completeness tense is used. As a matter of fact, tense is the expression of change of the form of verbs. कह रहा है जब हम कोई काम होने का समय तथा पूर्णता का परिमाण व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम टेंस का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः क्रिया के परिवर्तित रूप की अभिव्यक्ति ही टेंस है। हम कोई भी काम करते हैं और उसको हम बताने के लिए अपने किसी भी काम को बताने के लिए या किसी भी बात को कहने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करके एक पूरी बात को बनाते हैं उसी में एक टेंस आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? काल। और इसके रूप भी होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। कहने का मतलब ये है जब भी हम कोई काम होने का समय मतलब कोई भी काम हुआ है उसका समय और पूर्णता मतलब वो काम पूरा हो गया है या नहीं हुआ है, इसका परिमाण व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? परिमाण व्यक्त करना पड़ता है कि हाँ हो गया है कि नहीं हुआ है, अभी हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टेंस का प्रयोग करते हैं। और वस्तुतः मतलब क्रिया के परिवर्तित रूप जो हमारी वर्ब होती है उसी का जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तित होती है क्रिया, चेंज होती है, रूप की अभिव्यक्ति ही टेंस है। और उसको जो परिवर्तित करते हैं वो एक वही चीज क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? ये रहा आगे। टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार का होता है? अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल या बीता हुआ समय। और फ्यूचर टेंस को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल, मतलब जो आने वाला समय होता है। अब देखो नोट में कुछ दे रखा है। नोट कह रहा है समय की पूर्णता मतलब काम जो टाइम है वो पूरी तरीके से, तथा अपूर्णता दिखलाने मतलब काम अभी पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। और क्रिया की अलग अलग अवस्थाओं मतलब जो हम क्रिया करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो टेंस दिए गए हैं ऊपर में, ये जो 3 टेंस हमें दिख रहे हैं, ये जो 3 टेंस दिख रहे हैं, इनको ही और 4 भागों में बांटा गया है। मतलब वर्तमान काल के भी 4 भाग हैं और वर्तमान काल के भी 4 भाग हैं और पास्ट
मतलब पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कह रहे हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं और फ्यूचर टेंस इसके भी 4 पार्ट हैं। टोटल मिलाकर कितने हुए? टोटल मिलाकर हुए 12। ये क्या हुआ है? ये 12 हमारे टेंस हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इन 12 टेंस के बारे में। और 12 टेंस के बारे में उसमें से हम प्रेजेंट टेंस को लेकर चल रहे हैं, मतलब हम इस प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे और इसके बारे में आज जानते हैं। चलिए, प्रेजेंट टेंस क्या कहता है? इसमें देखो टेंस के 4 भाग, ये लिखा है टेंस के 4 भाग। ये रहा हमारा टेंस के 4 भाग, सॉरी ये रहा टेंस के 4 भाग। ये जो दिख रहा है ये टेंस के 4 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, दोनों एक साथ मिला के। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जैसे प्रेजेंट की बात करेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके साथ में जुड़ जाएगा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे पहले पार्ट वाले के। और दूसरे पार्ट में क्या था देखते हैं। दूसरे पार्ट में था, ये देखो दूसरे पार्ट में क्या था? दूसरे पार्ट में यहाँ पर दिया था इसने, दूसरे पार्ट में था हमारा पास्ट। चलिए अब आगे देखते हैं पास्ट में क्या था। पास्ट में था पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट के हिसाब से क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए तो इसके इसी हिसाब से हम और जो हमें अगला दिया है, अगला हमें क्या दिया था? अगला हमें दिया था फ्यूचर वाला। ये रहा फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर वाले में भी हम ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट में उन चारों को ऐड करते आए हैं, इसी हिसाब से हम फ्यूचर में भी इन चारों को ऐड करेंगे, तभी तो 12 बनेंगे। देखो आगे दिखाता हूँ, ये रहा हमारा। तो हम फ्यूचर की बात करेंगे तो आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे करेंगे। अब आज हम देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रेजेंट के बारे में, जिसमें हम इसको लेकर चलेंगे। कौन सा रहेगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट वाला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आज हम जानेंगे। और इसके पूरे हम 4-5 जो भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो सारे हम सीखेंगे। और ये हम सीख रहे हैं टेंस के जो प्रकार होते हैं वो भाग सीख रहे हैं। 4 भाग होते हैं और एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अभी इस भाग में हम किसको कवर करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्या है। चलिए, ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं छात्र हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट है। फिर हम लोग किसान हैं, इसमें कहीं आपको ता है, ती है, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन है ये प्रेजेंट ही। और हम लोग, जैसे मैं छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। लड़की तेज है, मतलब लड़की जो है वो इंटेलिजेंट है, ज़्यादा दिमाग है उसके पास, तो लड़की तेज है, द गर्ल इज इंटेलिजेंट। तुम्हारे पास कार है, मतलब तुम्हारे पास कार है, अभी है ना, तो इसीलिए यू हैव ए कार। अब आप कहो कि सर यहाँ पे हैव लगा हुआ है। हैव नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पर पास के लिए लगाया गया है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है बीच में पास, ये इसी के लिए लगाया गया है। तो आगे बात करेंगे इसी के बारे में, भी पहले हमें टेंस को पढ़ के समझना है। फिर लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले। रेखा खाना खाती है, रेखा ईट्स द फूड। मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर। अब देखो नीचे लिखा हुआ है, इस तरह के वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य हैं? सिंपल, बिल्कुल, इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल। ठीक है,
तो ये इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सिंपल। इसमें कहीं पर आपको नॉट नहीं मिलेगा, ना ही कोई क्या वाला सब वर्ड मिलेगा, ना ही कब कहाँ कैसे क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, जितने भी सेंटेंस हमें दिए गए हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सभी किस में हैं, सिंपल में हैं। ये सभी किस में हैं, सिंपल में। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अभी तो हमने एग्जाम्पल देखे थे, ये एग्जाम्पल देखे हैं। अब इन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है ये, इसका कुछ नियम है। आई, ये पहले नंबर में दिया है आई, ठीक है। आई, यू तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब आई, यू और भी अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट बनेंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, जिनको हम अपनी एक मोटी मोटी भाषा में क्या कहते हैं, एक वचन वाले। जैसे वाह, चाहे स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग का मतलब है चाहे फीमेल में हो, फीमेल जेंडर में हो, और चाहे मेल जेंडर में हो। हिंदी में इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं मेल को और स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, फीमेल को, ठीक है। जब इज एम आर, तीसरा पॉइंट है, जब इज एम आर हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद नाउन का होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं ये जो बात इसने तीसरे नंबर में बोली गई है, देखते हैं क्या ये बात सही है। तो कह रहा है इज एम आर हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। किसमें हो सॉरी किसमें हो, मेन वर्ब के रूप में। तो इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, नाउन का। इस चीज का होना ज्यादा जरूरी है। देखते हैं आगे, हमने पीछे जो एग्जाम्पल देखे थे एक बार उसमें चलते हैं, देखते हैं क्या ये बात सही है। चलो ये रहा, देखो कह रहा था कि जो मेन वर्ब के रूप में जब इज एम आर होते हैं तब उसके बाद में नाउन का होना जरूरी है। जैसे आप इन वाक्यों में, ये जो वाक्य आपको दिख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इनमें आप देखिए, देखो एम दिया है इसमें, हाँ दिया है। आर दिया है, बिल्कुल दिया है। इज दिया है नीचे वाले में, गर्ल वाले में, इसमें भी। इसमें हैव दिया है कार वाले में, तुम्हारे पास एक कार है, इसमें हैव दिया है, बिल्कुल। लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, ठीक। रेखा खाना खाती है, रेखा ईट्स द फूड। अब नीचे हैव ए कंप्यूटर, कंप्यूटर दिया है, ये क्या है, कंप्यूटर है, कार है, फॉर्मर है, इंटेलिजेंट है। एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ ये जैसे स्टूडेंट है ये क्या है, नाउन है। क्या है ये, नाउन है, आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्मर है, ये क्या है, नाउन है। इंटेलिजेंट, और ये गर्ल क्या है, इंटेलिजेंट, नाउन। ये गर्ल इंटेलिजेंट है तो ये गर्ल क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। यू हैव ए कार, ये क्या है, नाउन है, ये थिंग्स है। फिर लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं, ये लड़के क्या हैं, नाउन है। तो नाउन का होना जरूरी है। ये चीज हमने इस वाली स्लाइड में पढ़ी हुई है। चलिए इस वाली स्लाइड में ये जो तीसरा रूल कह रहा था, इसी की तो हम पीछे बात करने गए थे। फिर इस टेंस का प्रयोग आदत, देखो अब इसमें चौथे पॉइंट में इसने और एक चीज दिखाई है। इस टेंस का प्रयोग आदत, प्रकृति एवं स्वभाव जनित क्रियाकलाप, नियमित कार्य, स्थायी क्रियाकलाप, अधिकार तथा विश्वव्यापी सत्य का बोध कराने में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आदत हो किसी की, या कोई प्राकृतिक या स्वभाव जनित क्रियाकलाप हो। जैसे शहद मीठा होता है, प्राकृतिक है ये। गन्ना मीठा होता है, दूध में सभी प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो ये क्या है, ये सब
और विश्वव्यापी सत्य क्या होते हैं? जैसे सूरज पूरब से निकलता है, कभी पश्चिम से निकलता है नहीं, तो ये किस में आएगा? विश्वव्यापी सत्य में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में। और आदत का मतलब है हैप्चुअल, जहाँ पर आदत दिखाई जाए। प्राकृतिक मतलब नेचुरल कोई चीज हो, जैसे फूलों में सुगंध होती है, मतलब अक्सर फूलों में सुगंध ही होती है, कुछ फूल ऐसे भी हैं जिसमें सुगंध नहीं होती है। ठीक है। नियमित कार्य है, जैसे हम रोज नहाते हैं या हम रोज खाना खाते हैं, तो ये सभी क्या है? नियमित कार्य हैं, हम रोज करते हैं। बेशक इसका टाइमिंग अलग अलग हो सबका, लेकिन हम करते सभी लोग हैं। ठीक है। स्थायी क्रियाकलाप हो, जैसे जिसको हम बदलते नहीं हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस हम जितने टाइम पे लेते हैं उतने ही टाइम पे लेते रहेंगे, तो ये क्या है? स्थायी क्रियाकलाप है। अब इस टेंस की हिंदी देखो, यहाँ पे नीचे वाले में जो येलो में दिख रखा है, इस टेंस की हिंदी क्रियाओं के अंत में ता हूँ, ते हो, ते हैं, ता है, ती है इत्यादि हिंदी के अनुवाद में दिए जाते हैं। अब ये क्या है? ये इसकी एक पहचान है। कैसे? जैसे मैं जाता हूँ, वह खेलता है, वे दौड़ते हैं, तो इस तरीके से जो ताती है, ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में जो आता रहता है, मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, वह लिखती है, वह पढ़ता है, वे स्कूल जाते हैं, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें ता है, ती है, ते हैं आदि आते रहते हैं। लेकिन तो हूँ नहीं आता है, ये तो हूँ नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो इसमें ये इसका कोई रूल नहीं है, और ये थोड़ा सा हमें सही भी नहीं लगता है। भाई ऐसा कैसे सेंटेंस हो सकता है जिसमें तो है दिया है? ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो नेक्स्ट वाला हमारा क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या कहती है, एक मिनट, हाँ ये रही नेक्स्ट स्लाइड है। ये देखो एग्जाम्पल आ गए। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट है उसका प्रयोग देखो कैसे होता है। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, जैसे मैं टहलता हूँ, आई वॉक, मैं टहलता हूँ। वह खेलती है, सी प्लेस। मोहन गाता है, मोहन सिंग्स। वे लोग काम करते हैं, दे डू वर्क। तुम दौड़ते हो, यू रन। पृथ्वी घूमती है, द अर्थ मूव्स। अब देखो मैं टहलता हूँ, ये क्या है? हैबिट है। वह खेलती है, ये भी एक्शन है, हैबिट है। मोहन गाता है, ये भी, और वे लोग काम करते हैं, और ये भी। तुम दौड़ते हो, ये भी। पृथ्वी घूमती है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? ये पृथ्वी घूमती है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तो घूमती है। जैसे अभी हमने बताया था सूरज पूरब से निकलता है, चीनी मीठी होती है, ये सारे क्या होते हैं? अब जैसे बोलते हैं कि अपना काम समय पर करना चाहिए, तो ये भी है सार्वभौमिक सत्य है। सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये सभी क्या है? सीख है, ये सीख है। तो ये सब सार्वभौमिक सत्य है, इसको सभी लोग मानते भी हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये पृथ्वी घूमती है, ये क्या है? ये एक हमें दिखाता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे में क्या दिया है इसने? आगे में देखो, जैसे ये देखो पूरा सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अभी इसको ध्यान से देखते हैं। ग्रास इज ग्रीन, ये पहला देखो, ग्रास इज ग्रीन मतलब जो घास होती है वो कैसी होती है? हरी होती है। घास हरी है या घास हरी होती है, तो ये क्या है? नेचर है, नेचर है, प्रकृति है, इसलिए। और ए चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, ये स्वभाव जनित कार्य है, बिल्कुल हैप्चुअल एक्शन है। भाई सभी लोग करते हैं, हम लोग भी तो दूध पीते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे के बारे में दिया है, तो बच्चा दूध पीता है, और हम लोग खाना खाते हैं, दूध भी पीते हैं। तो हम जैसे हम यहाँ पर कह दिया जाए कि वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, है ना? तो ये स्वभाव जनित कार्य है, बिल्कुल। फिर आई गेट अप एट 5 AM, मतलब मैं सुबह
मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, ये क्या है? रूटीन है, ये नियमित कार्य है। क्या है ये नियमित कार्य है, रूटीन एक्शन है, ठीक है। फिर ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, तो ये स्थायी कार्य है। कैसा है? स्थायी कार्य है, मतलब परमानेंट है। इसको हम बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये क्या है? स्थायी है। फिर कुशन हैज ए कंप्यूटर, कुशन के पास एक क्या है? कंप्यूटर है। ये अधिकार को दिखाता है, पजेशन जिसको कहते हैं। भाई जो कंप्यूटर है वो किसका है? कुशन का है, मतलब कंप्यूटर पर पूरा अधिकार किसका है? कुशन का है, तो उसी के पास तो कंप्यूटर है। फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट, विश्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सूरज कहाँ निकलता है? सूरज जो है वो पूरब से निकलता है ना? सूरज पूरब से निकलता है। चलिए अब आगे क्या देता है? अगली स्लाइड में क्या है? ये क्या था? यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो दिया गया है ये प्रयोग है किसका? सिंपल प्रेजेंट का, है ना? तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें अगली स्लाइड में देखते हैं क्या देता है। अगली स्लाइड में कह रहा है इस टेंस का प्रयोग किसी व्यक्ति, चलिए आगे देखते हैं। कलर चेंज फालतू में कर लिए हैं, चलो ये रखो। हाँ ये देखो इसमें क्या दिया है? इसमें कह रहा है इस टेंस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, परिस्थिति, सिचुएशन, अवस्था, स्टेट या स्थिति, पोजीशन, निहित गुण, इनहेरेंट क्वालिटी का बोध कराने में भी होता है। जैसे देखो कह रहा है कि कभी कभी अस्तित्व होने के लिए या कोई परिस्थिति है, सिचुएशन है, या कोई स्टेट है, अवस्था है, या कोई स्थिति है जिसको पोजीशन कहते हैं, निहित गुण मतलब उसके अंदर कोई गुण हो का बोध कराने में भी होता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है आई एम ए स्टूडेंट, तो हमारा ये क्या है? स्टूडेंट जो है वो अस्तित्व है। हम क्या हैं? स्टूडेंट है। हम क्या हैं? स्टूडेंट है। तो ये क्या हो गया है? यहाँ पर ये हो गया है, ये स्टूडेंट जो है ये क्या है? अस्तित्व है। यहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम क्या हैं? स्टूडेंट हैं। फिर द क्राउड इज बियॉन्ड कंट्रोल, ये क्या है? नियंत्रण। बियॉन्ड कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण के बाहर। तो ये क्या है? ये एक सिचुएशन है भैया कि भीड़ जो थी वो कंट्रोल के बाहर थी, मतलब नियंत्रण के बाहर थी, मतलब भीड़ पर हम काबू नहीं कर सकते थे। फिर आइस इज कोल्ड, सॉरी आइस इज सॉलिड, आइस का मतलब है बर्फ, बर्फ ठोस है। ये क्या है? ठोस जो क्या दिखाता है? वो ठोस शब्द है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया? अवस्था दिखाने के लिए, मतलब बर्फ कैसा है? ठोस है। मतलब यहाँ पर ये स्टेट दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है। फिर आगे द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, खतरे के बाहर। डेंजर, आउट ऑफ डेंजर का मतलब है, इस आउट ऑफ डेंजर का मतलब है खतरे के बाहर। हम इन सेंटेंसेस में बहुत सारे न्यू मीनिंग को भी सीखेंगे और आप चाहो तो उन मीनिंग को लिख भी सकते हैं। हम हर तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे। ये नहीं एक राम जाता है, ये तो सभी बताते हैं, राम जाता है, सीता खाती है, मोहन पढ़ता है, रहीम विद्यालय जाता है, ये सारे सेंटेंस तो बहुत पुराने हैं, ये तो सभी करवाते हैं। और इनको किया तो फिर क्या किया? ये तो सभी करवाते हैं ना, कुछ अलग हटके करो। और है सभी किसके हैं? है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही। ये सभी किस में आ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहे हैं। और अभी भी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम कैसे सेंटेंस सीख रहे हैं? जो सिंपल में है, ये उन्हीं का चल रहा है पूरा इतिहास। अभी आगे नहीं बढ़े, अभी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ये सभी आगे मिलेंगे। ये अभी क्या है? सिंपल में चल रहा है, ठीक है। हाँ चलिए और आगे देखो, मिल्क इज होलसम, स्वास्थ्यकर। स्वास्थ्यकर का मतलब है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो ये क्या है? निहित गुण है किसके अंदर? दूध के अंदर। दूध के अंदर बहुत
ये जो गुण है क्या है, मिल्क इज होलसम, स्वास्थ्यकर का मतलब है स्वास्थ्यवर्धक। ये जो हमारा हेल्दी हेल्दी हमारे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए दूध सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मिल्क इज होलसम, जो दूध है वो कैसा है, स्वास्थ्यवर्धक है, या दूध स्वास्थ्यकर है। तो इसके अंदर स्वास्थ्यकर का गुण है, मतलब इसके अंदर जो हमारी हेल्थ है उससे रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सारी साइंस की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में क्या कहता है, ये रही अगली स्लाइड। ध्यान रहे, अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, इसलिए ये दिया गया है ध्यान रहे। क्या, इस टेंस से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कार्य बोलने के वक्त हो रहा है या नहीं। चलो ये भी अच्छी बात बताई गई है कि मतलब इस टेंस से ये पता नहीं चल पाता है कि काम अभी जिस टाइम हम बताते हैं उस टाइम काम हो रहा है या ख़त्म हो चुका है, ये पता नहीं चलता है। ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान में रखना है। इसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे देखो अभी ये नीचे में दिया है हमें, आई लाइक कर्ड बट नाउ ए डेज आई एम टेकिंग मिल्क। मैं दही खाना पसंद करता हूँ, यानी मैं दही खाया करता हूँ, ऐसा मेरा फूड हैबिट है, मतलब खाने की हैबिट है, परंतु इन दिनों मैं दूध पी रहा हूँ, है ना। ये यहाँ पर ऊपर में देखिए, आई लाइक कर्ड, मुझे दही पसंद है, बट लेकिन नाउ ए डेज, इन दिनों या अभी इन दिनों में, आई एम टेकिंग मिल्क, कि मैं इन दिनों में क्या करता हूँ, दूध पीता हूँ, या दूध लेता हूँ, या दूध पीता हूँ। लेता हूँ का मतलब टेकिंग दिया है, तो यहाँ पर पीने से आता है, ठीक है। हाँ इंग्लिश में थोड़ा सा इधर उधर सेंटेंस को हम जिस तरीके से देखते हैं वो रियल में उसका अर्थ वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ अपने आप से समझ के भी चलना पड़ता है कि ये कहने का सेंस क्या है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हमें क्या दे रहा है, अगली स्लाइड में हम अब आ गए हैं निगेटिव में। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, सिंपल सेंटेंस की, वो भी बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट की, है ना। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। चलिए निगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब हमारी किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की, है ना। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डच। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डच। अब एक वचन देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें। एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाकर बाकी की चीज़ों को रखकर पूरा कर दिया जाता है। किसको, वाक्य को, बाकी की चीज़ों को रखकर वाक्य को पूरा कर दिया जाता है। और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं आएगा, मेन वर्ब आएगा, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ये पॉइंट सॉरी थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया टाइपिंग का, ये जो पॉइंट है ये पूरा गलत है, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर सहायक क्रिया की बजाय यहाँ पर मेन वर्ब होगी, मतलब मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो मुख्य क्रिया जो होती है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम पहली अवस्था लगाते हैं। और नोट में दिया गया है, इन वाक्यों में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो अभी हमने पीछे देखा था उसमें हम यस या ईएस का प्रयोग भी करते हैं। जब हमारा जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहता है तो हमें सिंगुलर भी प्रयोग करना पड़ता है। चलिए आपको हम पीछे दिखा भी देते हैं एक बार। देखो जहाँ पर हमने कहा था, ये देखो इस वाली स्लाइड में देखो, हाँ ये पहले पॉइंट में दे रहा है,
ये पहले पॉइंट में दे रहा है, आयु तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहीं पर हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैसे बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। साथ ही साथ में इसमें एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है, मैं ध्यान नहीं दिया है, उसमें क्या करता है कि जो हमारा जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे राम घर जाता है, राम अकेला है, तो फिर वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, राम गोज टू होम, इसमें हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दी है थोड़ी सी। चलिए, तो इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पर दिया है, इस सेंटेंस में दिया गया है, देखो इसमें देखो, इसको हम देखते हैं। वह खेलती है, सिंगल है, अकेली लड़की है, लड़की के लिए ही लगाया गया है। सी प्लेज, अब ये एस लगा हुआ है लास्ट में, यही हमें दिखाता है, यही चीज़ हमने इसमें लिखी नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में यूज की है। मोहन गाता है, मोहन सिंग्स, यस लगाया, यहाँ पर भी यस लगाया। ये यस क्यों लगाया है, ये यस इसलिए लगाया है क्योंकि जो ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंग्स और प्लेज इसको सिंगुलर बनाया गया है। ये PLAY होता है ना, तो इसमें यस जोड़ा गया है। अच्छा, ES कब जोड़ता, ES जब जोड़ता जब लास्ट की स्पेलिंग, जैसे कोई भी, जैसे GO है, GO, तो इसमें ये O आ रहा है ना लास्ट में, वोवेल है, तो इसीलिए इसमें ES का प्रयोग किया जाता है, मतलब दो वोवेल बनाने पड़ते हैं, तब वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो जैसे गो है, GO, तो इसमें हमें ES लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर ईट है, EAT, तो इसमें ES नहीं लगेगा, इसमें अब यस काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ये भी कॉन्सोनेंट है, तो डबल कॉन्सोनेंट हो गया। और वैसे अगर GO की बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या है, वोवेल है, तो इसलिए हमें दो वोवेल बनाने पड़ेंगे। और ऐसा होता कब है, जब हमारा जो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, जब वो सिंगुलर होता है तब हमें जो मेन वर्ब है उसको भी हमें सिंगुलर बनानी पड़ती है, और उसमें हम क्या करते हैं, यस या ES को जोड़ते हैं। यस कब जुड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं यस जो होता है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जब भी लास्ट की स्पेलिंग में, जो हमारी मेन वर्ब है उसकी स्पेलिंग में अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया है तो हमें सिर्फ यस लगानी है, क्योंकि यस कॉन्सोनेंट है और हमें डबल कॉन्सोनेंट बनाना पड़ता है। और अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर वोवेल दिया है तो हमें डबल वोवेल बनाना पड़ता है, तो इसलिए ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी उसी स्लाइड पे पहुंचते हैं जहां से हम पढ़ रहे थे, ये थोड़ा सा छूट गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो लाइन हमने बताई थी आपको कि ये वाली जो लाइन है, ये इसमें मेन वर्ब आएगी, यहाँ पर मेन वर्ब होती है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की होती है, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं, उसमें क्या कह रहा है, अगली स्लाइड में हमें कहता है एग्जाम्पल। देखो अगली स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में इनमें क्या कहता है, देखो, वह अपना काम नहीं करता है, क्योंकि हम निगेटिव में आए हैं तो वह अपना काम नहीं करता है, वह अपना काम नहीं करता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज वर्क। अच्छा, ये डू क्यों लगाया, डज और डू क्यों आया है इसमें दो बार, चलिए इस बात को कंफर्म करते हैं पहले अच्छे से, तभी समझ में आएगा, है ना। तो इस बात को हम कंफर्म करेंगे, और कैसे, देखो ही डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो डज है तुम्हारा ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, HV हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और डू जो है ये यहाँ पर किसके लिए काम करता है, MV मेन वर्ब के लिए, इसीलिए ये डू भी आया है, क्योंकि डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना, है ना। अब करना होता है, लेकिन काम को करना हो, जब काम की बात आती है तभी करना डू को यूज करते हैं, डू हिज वर्क। वैसे भी
एक दो जगह हैं जहाँ पर हम यूज कर लेते हैं इसको, और ये है क्या, जो डज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जो डू यूज आया है वो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो डज नॉट ये क्या हो गया है, हमारा निगेटिव हो गया है, ही डज नॉट डू हिज वर्क। अच्छा, अब देखिए, देखो ये ऐसे सेंटेंस हमारे में ज़्यादा मिलेंगे आपको, अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे हमारे में, और सारे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हैं और निगेटिव भी हैं, है ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, हम ऐसे सेंटेंस ज़्यादातर नहीं लाते हैं। क्यों, अरे इनको पढ़ाया तो क्या पढ़ाया यार, जिंदगी भर वही पढ़ते रहोगे, कुछ आगे बढ़ो। कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस हम लाएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, और अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा इतना बड़ा सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हाँ तो कहोगे क्यों नहीं हो सकता भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान होती है, और पहचान के हिसाब से आप देख लीजिए। देखो, ता है दिया है, बिल्कुल, ती है दिया है, बिल्कुल, ते है दिया है, बिल्कुल, ता है दिया है, बिल्कुल, और ते है दिया है। तो ये क्या हो गया, ये किसको दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब और बीच में देखो नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो ये सब क्या दिखाता है, ये निगेटिव को दिखाता है ना। चलिए अब हम इसको कुछ समझ लेते हैं, पूरे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वर्तमान सरकार अपराधियों को क्षमा नहीं करती है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब अपराधियों को क्षमा नहीं करती है। तो इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, द प्रेजेंट गवर्नमेंट डज नॉट फॉरगिव टू गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, और गवर्नमेंट मतलब सरकार, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। द प्रेजेंट गवर्नमेंट डज नॉट फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, माफ करना। द प्रेजेंट गवर्नमेंट डज नॉट फॉरगिव टू गिल्टी, जो वर्तमान सरकार है अपराधियों को क्षमा नहीं करती है। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, कुछ कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं आते हैं। सम एम्प्लॉयज डज नॉट कम टू ऑफिस ऑन टाइम, मतलब कुछ जो कर्मचारी हैं वो क्या है कि ऑफिस में टाइम पर नहीं आते हैं, है ना। और आगे देखो, रविवार को बैंक नहीं खुलता है ना, रविवार को बैंक नहीं खुलता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द बैंक डज नॉट ओपन ऑन संडे। ऑन क्यों लगाया गया है यहाँ पर, रविवार को के लिए हम ऑफ और इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑन का मतलब संडे पर, तो संडे पर थोड़ी ना बोलेंगे, संडे को, मतलब रविवार को बैंक नहीं खुलता है, द बैंक डज नॉट ओपन ऑन संडे। फिर न्यायाधीश अपना फैसला नहीं सुनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द जज डज नॉट गिव हिज जजमेंट। फैसला सुनाते हैं या फैसला देते हैं, तो गिव हिज जजमेंट लगाया गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, न्यायाधीश, इस शब्द को देखिए जरा, न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब होता है जज, जो जज होता है उसको हम न्यायाधीश कहते हैं हिंदी में, है ना। तो न्यायाधीश अपना फैसला नहीं सुनाते हैं, लास्ट में क्या दिया है, इसका मतलब है कि ये है सिंगुलर ही है, आप ये मत सोचना कि ये प्लूरल में, ये सिंगुलर ही है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो लेकिन ये सिंगुलर है लेकिन है लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो जाएगा, नहीं, इनका जो न्यायाधीश है उनका जो पद होता है तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उनके लिए क्या करते हैं हम, उनके लिए हम इसीलिए ये फैसला सुनाते हैं बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड को, और अगली स्लाइड क्या कहती है। चलिए आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो तरीके का आता है, एक होता है पहले वाला, मतलब जिसमें क्या पहले दिया रहता है, तो उसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं किसको, जिसमें पहले दिया रहता है क्या। ठीक है, इस तरह के वाक्यों में क्या शब्द हिंदी अनुवाद में सबसे पहले दिया जाता है, और
इसलिए इनको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डू और डज, तो उसका प्रयोग हम पहले करते हैं इसमें। और बाकी के नियम पहले के जैसे ही लागू होंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हमने सब्जेक्ट यहाँ पर जो होते हैं इज, ही, सी, इट, दे वगैरह जो होते हैं, इनको हमने दो ही कैटेगरी में अक्सर डिवाइड कर रखा है। वैसे ये पर्सन के हिसाब से रहता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, है ना। और तो किसी का नाम भी रहता है तो वो भी किस में पहुंच जाता है? थर्ड वाले में। तो और हमने इसको डिवाइड कर रखा है दो में, मतलब एक वचन और बहुवचन। तो हमने इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लिख के रखा है। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तब ऐसा नहीं करेंगे, तब उसमें हम आपको बताएंगे फर्स्ट पर्सन में कौन रहता है, सेकंड पर्सन में कौन रहता है, क्या कहाँ पर रहता है, ठीक है। अभी तो हम लोग फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ही समझते चलेंगे, क्योंकि अभी सिंगुलर और प्लूरल से ही बात बन जाएगी और इसको समझने में ज़्यादा आसानी भी होगी, ठीक है। चलिए, बाकी के नियम पहले के जैसे लागू होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ भी है, ये मतलब जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज का प्रयोग हम पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद में जब भी हम मेन वर्ब का जो मेन वर्ब होगी उसकी हम पहली अवस्था लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसके। चलो ये रहे, अब ये एग्जाम्पल हमें देखो क्या दिए हैं। क्या वे तालाब में तैरते हैं? डू दे स्विम इन पॉन्ड। देखो, क्या वे तालाब में तैरते हैं? डू दे स्विम इन पॉन्ड। क्या वे तालाब में तैरते हैं? क्या राज्य सरकार अपना काम समय पर करती है? देखो, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे हमारे में जो वो काफ़ी बड़े भी होंगे और काफ़ी अच्छे सेंटेंस भी होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लिखने में, स्टोरी लिखने में काम करेंगे बहुत ज़्यादा। ये राम स्कूल जाता है, ये काम नहीं आता है जब हम स्टोरी बनाते हैं या ऐसे लिखते हैं या कहीं पर लेटर वगैरह लिखते हैं या मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस ज़्यादातर यूज में आते हैं, है ना। चलिए, और फिर देखो आगे क्या दिया है। क्या राजेश अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने जाता है? डज राजेश गो टू वॉच द मूवी विद हिज वाइफ, है ना। डज राजेश गो टू वॉच द मूवी विद हिज वाइफ। अच्छा, इसमें देखिए दो वर्ब हैं, दो मेन वर्ब हैं। कैसे? एक देखना भी मेन वर्ब है और जाना भी है। तो बताओ इसमें से जो प्रिंसिपल मेन वर्ब है, प्रिंसिपल जो मुख्य मेन वर्ब है, जो जिसको हम प्राइमरी मेन वर्ब कहेंगे, प्राइमरी मेन वर्ब कौन सी होगी? और जो हमारी सेकेंडरी मेन वर्ब है वो कौन सी होगी? देखो, पहले राजेश और उसकी पत्नी पहले जाएंगे, उसके बाद ही तो देखेंगे मूवी, या पहले मूवी देखेंगे उसके बाद जाएंगे। तो इसमें जाना क्या है? ये जो हमारी हो गई, ये हमारी प्राइमरी मेन वर्ब है। PMV इसको लिख रहा हूँ मैं, प्राइमरी मेन वर्ब, ठीक है। और जो हमारी लुक है, जो वॉच है, लुक भी होता है देखना, लेकिन यहाँ पर लुक नहीं लगाते हैं। लुक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए देखना, और वॉच का मतलब होता है ज़्यादा टाइम तक देखना, तो लगातार देखना, उसको हम वॉच कहते हैं। और लुक का मतलब है एक बार देखा बस नजर इधर उधर कर ली, है ना। तो वॉच जो है वो भी देखना है, तो इसका मतलब है ये हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी मेन वर्ब, है ना, सेकेंडरी मेन वर्ब, इसलिए हमने SMV लिखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? क्या शेर जंगल में शिकार करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? डज लायन हंट इन द फॉरेस्ट। हंट माने होता है शिकार करना, है ना। डज लायन, शेर अकेला है तो इसलिए डज लगाया है। और यहाँ पर देखो, क्या वे ऊपर वाले सेंटेंस में देखो डू लगा है। हाँ, क्यों? क्योंकि वे का मतलब है बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर
क्या वे तालाब में तैरते हैं? टू डू दे स्विम इन पॉन्ड। और यहाँ पर डज लायन हंट इन द फॉरेस्ट। क्या किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं? तो यहाँ पर डू लगाया गया। क्यों? क्योंकि किताबें क्या है, ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। हाँ, क्या है ये? प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया? बुक्स। तो इसीलिए क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है डू, है ना। हाँ, फिर डज बुक्स इंक्रीज। इंक्रीज माने होता है बढ़ाना। डज बुक्स इंक्रीज अवर। अवर मतलब हमारे, हमारे या हमारा, हमारी, हमारे, है ना। और फिर उसके बाद में नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, है ना। क्या किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं? डू बुक्स इंक्रीज अवर नॉलेज। ठीक है। हमारे पास में सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, बड़े खतरनाक खतरनाक और बड़े बड़े भी, है ना, जिनको आप आसानी से बना सकते हो। आगे अगली अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अगली स्लाइड है हमारी सेकेंड टाइप की। तो सेकेंड टाइप में क्या आता है? सेकेंड टाइप में सेकेंड टाइप में क्या होता है? इस तरह के हिंदी वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि बीच में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? हिंदी के वाक्य के बीच में, है ना। चलिए, जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, या वह क्या खाता है, वह क्या कर रहा है। ये रहा है हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूअस में वह क्या करता है ना। वह झूठ बोलता है, वह झूठ क्यों बोलता है ना। और वह अपना काम कब करता है, वह अपना गृह कार्य कब करता है, होमवर्क। फिर जैसे अब देखो, आगे बढ़ो, इसमें देखो फर्स्ट ये जो व्हाइट वाला है, इसमें देखो क्या लिखा है। इन प्रश्न सूचक शब्दों की इंग्लिश अनुवाद करते समय सबसे पहले लिखी जाती है तथा उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कर दिया जाता है ना। इन वाक्यों में क्या होता है? जो प्रश्न सूचक शब्द होता है, जैसे क्यों है तो वाई पहले लिखेंगे, कहाँ है तो वेयर पहले लिखेंगे, कब है तो व्हेन पहले लिखेंगे, कैसे है तो हाउ लिखेंगे, है ना। तो ये जो प्रश्न सूचक शब्दों की इंग्लिश है ना, ये पहले लिखते हैं। और फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल वाली लगेगी, मतलब डू लगेगी। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी? डज, है ना। और यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड, अब इसमें निगेटिव भी दे देता है कभी कभी बीच में, तो यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड आए तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखकर मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कर दिया जाता है। सब्जेक्ट भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है, पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं लगता है। अरे भैया, सब्जेक्ट नहीं लगेगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। कुछ वाक्य इस नियम का पालन नहीं करते हैं। कौन से नियम का? यही जो जस्ट ऊपर में दिया है, इस वाले नियम का। कुछ वाक्य इस नियम का पालन नहीं करते हैं। अभी एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगा। और वाक्य के सबसे बाद में, नीचे नोट में देखो, वाक्य के सबसे बाद में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह का मतलब है इंट्रोगेटिव साइन या इंट्रोगेटिव मार्क। इसको हम जरूर प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम फिर वाक्य क्या होगा? क्वेश्चन मार्क वाला नहीं माना जाएगा, गलत कर दिया जाता है, कभी कभी तो काट दिया जाता है। आपका बेसिक सेंटेंस बिल्कुल सही हो और अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो समझ लो वो क्वेश्चन नहीं है, काट दिया जाएगा उसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या दिया है? एग्जाम्पल दिए होंगे शायद, सॉरी ये रहा, हाँ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है? वह इस समय क्या करता है। What does he do at this time, है ना। वह इस समय क्या करता है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? What does he do at this time, वह इस समय क्या करता है। अगला, तुम और वह कब स्कूल जाते हैं। देखो इसमें दो हैं, तुम और वह। अब एक चीज हमें बताओ, इसमें किसके हिसाब से लगेगा हेल्पिंग वर्ब? अभी तो नीचे लिखा हुआ है, तो अगर ऐसे ही सेंटेंस और आ जाएं तो उसमें हम क्या लगाते हैं? जो बाद में दिया रहता है,
इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक सेंटेंस में बोलूं, मैं तुम और वह बाजार जाते हैं, मैं तुम और वह बाजार जाते हैं, तो इसमें किसके हिसाब से लगेगी हेल्पिंग वर्ब? वह के हिसाब से। अगर कह दिया जाए मैं वह और तुम, अब इसमें यू के हिसाब से मतलब तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तुम, मैं, तुम, वह और मैं, अगर ऐसे बोला जाए तो इसमें फिर आई के हिसाब से लगेगा हेल्पिंग वर्ब, है ना। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, व्हेन डज यू एंड ही गो टू स्कूल, व्हेन डज यू एंड ही गो टू स्कूल। अब तुम्हारे पिताजी कौन सी किताब पढ़ते हैं, ये जो सेंटेंस है ये अभी आपने पीछे पढ़ा था कि पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर उसके बाद में डज, फिर उसके बाद में ये सब। अब देखो यहाँ पर देखो, ये सेंटेंस तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाला तुम्हारे पिताजी, ये देखो तुम्हारे पिताजी कौन सी किताब पढ़ते हैं, तो कौन सी का मतलब विच नहीं लगाएंगे यहाँ पर, वाट बुक। वाट बुक मतलब तुम्हारे पिताजी क्या किताब पढ़ते हैं, मतलब तुम्हारे पिताजी कौन सी किताब पढ़ते हैं, क्या किताब पढ़ते हैं इसका मतलब है तुम्हारे पिताजी कौन सी किताब पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको, वाट बुक डज योर फादर रीड, है ना। फिर तुम खाने में क्या नहीं पसंद करते हो, वाट डू यू नॉट लाइक टू ईट, मतलब तुम खाने में क्या पसंद नहीं करते हो। वे वहां प्रतिदिन क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो देयर डेली, फिर वे दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू नॉट दे गो टू दिल्ली, वाई डू नॉट दे गो टू दिल्ली, ये दिखाए। फिर अगला क्या है, अगला है लोग सड़क के नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों के लिए हम पहले लगा देंगे वाई। फिर वाई डू नॉट, क्यों नहीं करते हैं। पीपल फॉलो, फॉलो का मतलब होता है पालन करना या अनुसरण करना। वाई डू नॉट पीपल फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, रूल्स ऑफ द रोड। अब यहाँ पर यातायात के नियमों का नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर सड़क के नियमों का। तो सड़क के नियम इसीलिए हमने लिखा है रूल्स ऑफ द रोड। अगर लिखा रहता है कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देते ट्रांसपोर्ट रूल्स या ट्रांसपोर्ट एक्ट, ऐसे कुछ देते हैं, है ना। तो ये हमारे था आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगला हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही हम आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो लेकर हाजिर होंगे, और साथ ही साथ जल्दी ही हम आपको मिलेंगे लाइव यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, जहां पर आपके सवाल होंगे, कमेंट होंगे, और हम इधर से आपको लाइव एट रियल टाइम में आपको क्या करेंगे, हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का या कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम मैथ भी लेकर आते हैं, तो मैथ भी हम लेकर आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। बने रहिए। और इसके पहले आप अगर यहाँ से छोड़ के जाएं इस वीडियो को तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।